हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हूँ इंडियन हिस्ट्री को लेकर, यानी भारतीय इतिहास की श्रृंखला लेकर। और आज अपना पार्ट नंबर 2 जो है भारतीय इतिहास का। लास्ट टाइम अपन चर्चा कर रहे थे भारतीय इतिहास के कुछ विषयों के ऊपर। अपन ने बेसिक जो सामान्य जानकारी है जो है भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, और उसी चर्चा को आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम की जो चर्चा है उस चर्चा को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाएंगे। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब अपन आगे की श्रृंखला को अपन शुरू कर रहे हैं, यानी कि कल जो अपन ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसी चीज की अपन वापस चर्चा करने वाले हैं। तो इधर देखो, अपना जो पहले अपन कल बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो अपन बात कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी कि अपन ने लास्ट टाइम अपन जो बात कर रहे थे वे बात कर रहे थे पुरातात्विक साक्ष्यों की। और पुरातात्विक साक्ष्यों में अपन ने कई सारी चीजों का कल अध्ययन कर लिया था, तो मैं आगे इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य। ये लो पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्यों की अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। और इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों में कल अपन ने जो पढ़ा था, यानी कि मैंने आपको बताया था नंबर 1 जो साक्ष्य है ये अभिलेख है। और इसी अभिलेख के अपन ने कई सारे पार्ट किए, यानी इस पार्ट में नंबर 1 अपन ने देखा था शिलालेख, यानी कि नंबर 1 पर अपन ने जो चर्चा की है शिलालेख की चर्चा की। और शिलालेख के बाद जो नंबर 2 अपन ने चर्चा की, यह चर्चा की थी कल अपन ने स्तंभ लेख की। और स्तंभ लेख के बाद आगे अपन जो चर्चा करके आए थे यह अपन ने नंबर 3 पर चर्चा की थी गुहा अभिलेख की। किसकी चर्चा की थी भाई? गुहा अभिलेख की, यानी गुहा अभिलेख की अपन ने चर्चा की। इसके अलावा नंबर 4 पर अपन ने जो चर्चा की यह अपन ने चर्चा की थी कल मुद्रा अभिलेख की। किसकी चर्चा की भाई? कल अपन ने चर्चा की थी मुद्रा अभिलेख की। और मुद्रा अभिलेख के बाद आज जो आगे अपन चर्चा करने वाले हैं यह अपन नंबर 5 पर आज चर्चा करने वाले ताम्राभिलेख की। किसकी चर्चा करने वाले भाई? ताम्राभिलेख की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यानी कि अपन बात कर रहे थे भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है, इन स्रोतों की, यानी कि साक्ष्य जो है, इन साक्ष्यों को पर चर्चा कर रहे थे। तो सभी बच्चे जितने भी एक बार जुड़े हुए हैं लाइव, सभी एक बार क्लास को सभी शेयर कर दें, और लाइक करना कोई भी ना भूले, बिल्कुल लाइक कर दे। और जो जितने भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं वह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करके सभी को जोड़ ले, और जोड़ने के बाद सभी क्लास को लाइक जरूर कर दे भाई। देखो अपन आगे सीधी अपन पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात में आज अपन सीधी बात करें, सीधा अपन लास्ट टाइम जहां पर अपन ने छोड़ा था वहीं से आगे अगर बात करें तो ताम्राभिलेख की अपन क्या करने वाले? चर्चा करने वाले, यानी कि अपना अभिलेख का ही जो पार्ट है अगला ताम्राभिलेख, इसी की अपन क्या करने वाले? चर्चा करने वाले। इधर देखो होता क्या है ताम्राभिलेख। पहली बात तो देखो ताम्राभिलेख यानी कि नाम से स्पष्ट है कि तांबे की पट्टिकाओं के ऊपर लिखा गया लेख, यानी कि तांबे की पट्टिकाओं के ऊपर जो लेख लिख दिया गया वही आपका क्या कहलाया? ताम्राभिलेख या ताम्र पत्थर के रूप में जाना जाता है। देखो ज्यादातर जो ताम्राभिलेख में जो जानकारियां मिलती हैं वह जानकारियां आपके भूमि दान से संबंधित जो जानकारी मिलती है, चाहे वे चारणों को, चाहे वे ब्राह्मणों को या किसी अन्य को, यानी कि आपके जो महारानियां थी वे महारानियां अगर जो भूमि का दान किया करती थी तो महारानियों के द्वारा यहां पर लिखवाए गए लेख सर्वाधिक प्रचलित रहे। और सर्वाधिक जो लेख लिखवाए गए भूमि दान से संबंधित जो लेख है वो किसमें मिलते हैं? अपने ताम्राभिलेखों में देखने को मिलते हैं। अब देखो सीधा अपन मैं यहां पर वार करूं, सीधा अपन तो बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। और इसमें परिभाषा की बात करें ताम्राभिलेख यानी कि तांबे की पट्टिकाओं के ऊपर है, तांबे की पट्टिकाओं के ऊपर है, पट्टिकाओं के ऊपर है, पट्टिकाओं के ऊपर है, ऊपर लिखे गए जो लेख है यह लेख ही आपके क्या कहलाते हैं? यह लेख ही आपके ताम्राभिलेख कहलाते हैं। देखो अब ताम्राभिलेख की अपन ने जो चर्चा की, यानी कि आपसे पूछा जाए कि ताम्राभिलेख जो है, ये ताम्राभिलेख की जो जानकारी है, यानी कि सबसे पहले अपने को ताम्राभिलेख बनाने की जो रूपरेखा वो कहां से मिलती है? तो याद रखना, देखो एक सभ्यता है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैं यहां पर आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो अपने को जानकारी मिलती है वह जानकारी मिलती है किसकी? तो यह अपने को ताम्र पट्टिकाओं की जानकारी मिलती है। देखो कैसे, मैं यहां पर देखो यह सभ्यता है अपनी मेसोपोटामिया सभ्यता। ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये दजला व फरात नदियों के किनारे आपकी इराक व ईरान की महत्वपूर्ण सभ्यता। तो इस सभ्यता में सबसे पहले मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की मिट्टी की पट्टिकाएं, यानी कि यह आपकी किसकी पट्टिकाएं हैं? मिट्टी की पट्टिकाएं हैं। और मिट्टी की पट्टिकाओं की बात करें, मिट्टी की पट्टिकाएं, और मिट्टी की पट्टिकाओं को देखकर, पट्टिकाओं का अनुसरण करके कौन सी पट्टिकाएं बनाई गई भाई? यह ताम्र पट्टिकाएं बनाई गई। यानी कि ऐसा क्यों किया गया भाई?
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप सबको पता है कि भारत में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। तांबे की सभ्यता जो है आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता, यह कौन सी सभ्यता कहलाती? तो यह आपकी सभ्यता कहलाती है भाई, कौन सी? यह आपकी सभ्यता कहलाती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले लिपि का आविष्कार होता है। यानी लिपि का जो आविष्कार होता है वो कैसे होता है? ऐसा होता है कि मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई गई थी कि सबसे पहले जो उधार का जो लेन देन है, इस उधार के लेन देन को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए सबसे पहले आपकी मिट्टी की पट्टिकाओं का जो प्रयोग है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों में किया गया। और उन्हीं पट्टिकाओं को देखते हुए, मिट्टी की पट्टिकाओं को ज्यादा स्थायी नहीं समझते हुए, लॉन्ग टाइम अगर कोई चीज लिखनी है तो उसके लिए भारत में आपके ताम्र पट्टिकाओं का उपयोग किया गया। और यही ताम्र पट्टिकाओं की जो अपने को अनुसरण किया है वह कहां से किया? मेसोपोटामिया सभ्यता से। मेसोपोटामिया सभ्यता की नकल, यानी नकल जो की गई है यह मिट्टी की पट्टिकाओं की नकल की गई है। और भारत में क्या बनाए गए? ताम्राभिलेख बनाए गए। अब देखो ताम्राभिलेख किस प्रकार के होते हैं इसकी थोड़ी सी अपन अगले पेज पर चर्चा कर लेते हैं। इधर देखो, ये ताम्राभिलेख की अपन चर्चा कर रहे हैं। ताम्राभिलेख होते कैसे क्या है? तो इधर देखना ताम्राभिलेख, ये देखो ताम्राभिलेख। भाई ताम्राभिलेख की चर्चा करें यह कैसे क्या होते हैं, तो इधर देखना एक बार ताम्राभिलेख की मैं चर्चा कर लूं। भाई ताम्राभिलेख कैसे क्या होते हैं, तो इधर देखना, ये मान लो इस प्रकार की एक पट्टिका है, यह आपकी तांबे की एक पट्टिका है, यह इस प्रकार की। और इस प्रकार की पट्टिका में इस प्रकार से, यानी कि यह इस प्रकार की पूरा एक पट्टिका बनाई गई। और इस पट्टिका में देखो यह एक प्रकार की आपकी, ऐसा समझो यह एक तांबे की क्या है? पट्टिका है। यानी कि आयत जो है अपना जो घन या घनाभ की बात करें, घनाभ का आकृति का क्या बनाई गई? एक पट्टिका बनाई गई। और इस पट्टिका के मान लो इधर वाले ऊपर वाले साइड से बात करें, यहां से लिखना शुरू किया, यहां पर कुछ लेख लिखा गया, ये लेख लिख दिया गया, इधर पीछे वाले हिस्से पर कुछ लेख लिख दिया गया, इधर नीचे वाले हिस्से पर, इधर वाले हिस्से पर कुछ क्या लिख दिया गया? लेख लिख दिया गया। ये ठीक है, यहाँ पर लेख लिख दिया गया। और लेख लिखने के बाद इस वाले हिस्से पर यहां पर एक क्या बना दिया जाता है? यहां पर एक बड़ा छिद्र बना दिया जाता है। और यह जो छिद्र है, यह छिद्र किस काम में आता है? तो याद रखना, इस छिद्र की बात करें तो यह छिद्र आपको किस काम आता है? यह यानी कि तांबे की कई पट्टिकाओं को एक साथ जोड़ने हेतु इस छिद्र का उपयोग किया गया। ये लो, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि तांबे की बहुत सारी पट्टिकाएं हैं आपके पास और इन्हें सभी पट्टिकाओं को एक साथ अगर जोड़ना है तो फिर आप क्या करेंगे? तो एक साथ जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें तांबे की पट्टिकाओं के अंदर एक छिद्र रखना पड़ेगा और उसको एक मोटे आपके तांबे के तार बनाया जाएगा और उस तार के माध्यम से इन पट्टिकाओं को सभी को एक जगह आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो ऐसा आपकी ताम्र पट्टिकाएं हैं। यानी कि यह मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसका यह अनुसरण कहां से किया गया। तो मैं फिर से यहां पर एक पॉइंट आपसे बात की जाए कि भाई यहां पर यह अनुसरण जो है ये किसका अनुसरण है, तो मैं फिर से यहां पर बता देता हूं। यह जो अनुसरण है, यह अनुसरण जो है यह आपका कौन सा है? मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टिकाओं का अनुसरण। ये लो अनुसरण कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ताम्र पट्टिकाओं, यानी आप मान लो आरएस मेंस दे रहे हो और वहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि ताम्र पट्टिकाओं में ज्यादातर जो जानकारियां हैं वो कैसी मिलती है, ताम्राभिलेखों से ज्यादातर जानकारी कैसी मिलती है, तो यहां याद रखना, यहां पर ज्यादातर जानकारियां, यानी कि ज्यादातर जानकारियां भूमिदान से संबंधित उल्लेखित है। यानी कि देखो आपसे पूछा जाए भूमिदान से संबंधित ज्यादातर जो जानकारियां हैं यह कहां पर उल्लेखित है, तो यह आपके ताम्रपत्रों पर, ताम्राभिलेखों में ज्यादातर जानकारियां ऐसी उल्लेखित मिलती है। देखो होता क्या था, मान लो प्राचीन समय में किसी ब्राह्मण को या आपसे पूछ लिया जाए चारणों को, किसी को भी भूमि अगर राजा दान देता था तो दान करने के बाद राजा या जो महारानी थी वह आपकी तांबे की पट्टिका के ऊपर लिखवा कर उस जिस व्यक्ति को भूमि दान की जाती है उसको ही सौंप दिया जाता था, जिससे कि यह एक प्रकार से आपके ऐसा कह सकते हो कि जमीन के पट्टे के रूप में काम किया करता था। ठीक है, सभी को राम राम। सभी से एक बार छोटा सा निवेदन ये है कि सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, और शेयर कर दें। और जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शेयर करना कोई भी ना भूले, लाइक करना भी कोई ना भूले। ठीक है, आगे देखो ताम्र पट्टिकाओं के बाद, ताम्र पत्रों के बाद अगला जो बात है, यानी कि अब जो अपने साक्ष्य आ गए वह आपके साहित्यिक साक्ष्य।
यानी कि अपन ने पुरातात्विक साक्ष्य कंप्लीट पढ़ लिए हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों के बाद अब अपने जो साक्ष्य हैं यह आपके नंबर 2 जो साक्ष्य है, यह साक्ष्य नंबर 2 आपके नंबर 2 कौन सा आगे भाई साहित्यिक साक्ष्य आपके बीच में आ चुके हैं। अब देखो साहित्यिक साक्ष्यों की अगर अपन चर्चा करें कि भाई साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाए साहित्यिक साक्ष्य तो आप सीधा सा जानते हो साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि साहित्यिक साक्ष्य का सीधा सीधा मतलब तो यही होता है कि वह साक्ष्य जो अपने को सीधा ग्रंथों के माध्यम से लिखित रूप में अपने को प्राप्त होता है, यानी ग्रंथों में लिखित रूप से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वह आपके साक्ष्य कौन से, तो वह आपके साक्ष्य हो गए साहित्यिक साक्ष्य। अब ग्रंथों में जो साक्ष्य प्राप्त होंगे वह कितने रूपों में, तो 2 रूपों में। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यानी कि मैं यहां पर साहित्यिक साक्ष्य की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो मैं यहां पर आपको परिभाषा लिखवा देता हूं, ये देखो, यानी कि वह साक्ष्य जो ग्रंथों में लिखे गए हैं और ग्रंथों में जो साक्ष्य लिखे गए वह कौन से साक्ष्य हो गए, साहित्यिक साक्ष्य। अब ये जो साहित्यिक साक्ष्य है यह कितने प्रकार के, तो याद रखना यह साहित्यिक साक्ष्य आपके टाइप ऑफ 2, यानी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 तो है आपका धार्मिक साहित्य। कैसा साहित्य भाई, नंबर 1 साक्ष्य यानी कि धार्मिक साक्ष्य, धार्मिक साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के, धार्मिक साहित्य। नंबर 2 आपका हो गया धर्मेतर साहित्य। कैसा साहित्य भाई, धर्मेतर साहित्य। यानी कि देखो सीधा सीधा नाम से ही उल्लेखित है, यह आपका उल्लेख धर्मेतर साहित्य, यानी देखो नाम से उल्लेखित है धार्मिक साहित्य, यानी कि वह साहित्य जो आपका किससे संबंध रखता हो, वह साहित्य जो आपका धर्म से संबंध रखता हो, धार्मिक साहित्य। जबकि आपका धर्मेतर साहित्य की बात करें यानी कि वह साहित्य जो आपका धर्म से परे यानी धर्म से हटकर क्या रखता हो, संबंध रखता हो, धर्म के अलावा जो भी साहित्य लिखा गया वह साहित्य आपका कौन सा साहित्य, धर्मेतर साहित्य। यानी धार्मिक साहित्य की बात करें गुरुजी, धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा साहित्य शामिल होगा, यानी कि मैं यहां पर सीधा सीधा आपसे एक ही पॉइंट में बात करूं तो एक ही पॉइंट में तो धार्मिक साहित्य का मतलब ये होता है धर्म से संबंधित, यानी कि धर्म से संबंधित साहित्य जो साहित्य है यह आपका कौन सा साहित्य हो गया, यह आपका धार्मिक साहित्य। जबकि धर्मेतर साहित्य यानी कि वह साहित्य जो धर्म से हटके समय समय पर लोगों ने अपने रूप से यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जो विवरण दिया वही विवरण आपका क्या कहलाया, वही आपका धर्मेतर विवरण, धर्मेतर साहित्य कहलाया। जबकि धार्मिक साहित्य में आपसे पूछा जाए धार्मिक साहित्य में क्या क्या किस किस चीज को शामिल किया जाता है, तो ध्यान रखना, देखो धार्मिक साहित्य में सम्मिलित करने वाली यानी कि जैसे मैं यूं कहूं कि वेद के अलावा जैसे पुराण के अलावा जैसे अपना महाभारत के अलावा जैसे आपसे पूछ लिया जाए रामायण की बात कर ली, जैसे अपन ने बात की कुरान के अलावा जैसे अपन ने बात कर ली बाइबिल, यानी कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, महाभारत, ये सभी चीजें यानी कि बाइबिल हो गया, उपनिषद हो गया, यानी कि उपवेद हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं आदि जो चीजें हैं यह आपका कौन सा साहित्य हो गया, यह आपका धार्मिक। यानी कि धर्म से संबंधित जिस भी प्रकार का ग्रंथ लिखा गया वह कौन सा, तो वह आपका धर्म से संबंधित साक्ष्य यानी कि धार्मिक साहित्य की अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा करने वाले हैं। यानी धर्म से संबंधित जो साक्ष्य है वह आपका कौन सा साक्ष्य भाई, वह आपका धार्मिक साहित्य, धर्म से संबंधित। ठीक है भाई। अगला है धर्मेतर साहित्य, यानी धर्मेतर साहित्य किसको कहते हैं, यानी कि अलग अलग समय में भारतीय इतिहासकारों द्वारा, यानी कि अलग अलग समय में भारतीय इतिहासकारों ने क्या लिखा, इस पर टिप्पणी की, यानी कि समय समय पर राजनीतिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां और भी आपकी आर्थिक स्थितियां या जो भारतीय संस्कृति है इसके ऊपर जो भी ग्रंथ लिखे वह आपका जो साहित्य है वह कैसा साहित्य कहलाया, वह आपका धर्मेतर साहित्य कहलाया। तो मैं यहां पर देखो आपका धर्मेतर साहित्य में थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं, यानी धर्म से हटके, धर्म से परे लिखे गए ग्रंथ, धर्म से परे लिखे गए ग्रंथ जो है यह ग्रंथ आपके क्या कहलाते हैं, यही ग्रंथ आपके धर्मेतर साहित्य कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भाई कौन कौन से ऐसे आपके धर्मेतर साहित्य में सम्मिलित ग्रंथ है, तो जैसे नंबर देखो एक मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था भाई, कौटिल्य के ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, ये लो अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो और भी आपसे कई प्रकार का साहित्य के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। जैसे देखो आपका एक इतिहासकार है जिसका नाम है कल्हण, ये लो कल्हण, और कल्हण की बात करें तो इन्होंने लिखा राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक लिखी भाई, राजतरंगिणी। इसके अलावा भी जैसे राजतरंगिणी कल्हण के अलावा जैसे रोमिला थापर की बात करें तो उन्होंने किताब लिखी भारतीय इतिहास, यानी कि भारतीय इतिहास। नंबर 3 जैसे मैं यहां पर लिख दूं भारतीय इतिहास, या फिर यानी कि आपके इतिहासकार का नाम लिख देता हूं पहले, रोमिला थापर।
रोमिला थापर। और रोमिला थापर की बात करें तो इस रोमिला थापर ने जो किताब लिखी उसका नाम है भारतीय इतिहास। ये लो भारतीय इतिहास, ये भारतीय इतिहास आपका क्या है, रोमिला थापर के द्वारा रचित क्या हो गई, बुक होगी। इसके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार के जितने भी ग्रंथ जो है धर्म से हटके जो लिखे गए, जैसे एसएन सेन की 1857 की क्रांति हो गई। इसके अलावा भी और भी कई सारे यानी कि भारतीय जितने भी भारतीय इतिहास के बारे में जो भी जानकारियां, जैसे मैं यहाँ पर एक आपका महत्वपूर्ण और ग्रंथ है जो कि यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे एसएन सेन की बात करता हूं। एसएन सेन की बात करें तो एसएन सेन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख रखा, जैसे जिस ग्रंथ का नाम है 1857 की क्रांति। तो ये जितने भी आपके ग्रंथ लिखवाए यह आपके ग्रंथ कौन से हो गए, यह आपके धर्मेतर साहित्य, यानी कि यह ग्रंथ आपके धर्म से परे यानी धर्म से हटकर जो ग्रंथ लिखवाए गए यह आपके ग्रंथ कौन से हो गए, यह आपके धर्मेतर हो गए। ठीक है, एक बार सभी बच्चे क्या करें भाई, क्लास को जितने लाइव है लाइक कर दें, शेयर सबको करना है। ठीक है भाई, भारतीय इतिहास, जी सर बिल्कुल। टेक्निकल टीम से निवेदन है कि मैंने तो कब से बेल आइकन दबा रखा है, हमेशा आता था, कल से नहीं आ रहा नोटिफिकेशन। हाँ देखो, कल से क्या है कि पूरे दिन क्लासेस चल रही होती है तो यूट्यूब हो सकता है कि आपका सभी को नोटिफिकेशन नहीं सेंड कर रहा है। जितने बच्चे एक बार लाइव जुड़े हुए हैं सभी एक बार क्या कर दें भाई, क्लास को लाइक कर दें और एक बार सभी शेयर कर दें, और जो भी नए बच्चे हों आपके सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपकी बात हो गई किसके बारे में, यह आपकी बात हो गई आपके धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य के बारे में आपकी क्या हो गई, चर्चा हो गई। अगला पॉइंट अपन बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वह आपका विदेशी विवरण। हाँ भाई देखो, नंबर 3 जो साक्ष्य मैंने आपको बताया था, वह नंबर 3 पर जो साक्ष्य आपको बताया था वह बताया आपको विदेशी विवरण। किसके बारे में बताया था, नंबर 3 जो है यह आपका साक्ष्य मैंने बताया विदेशी विवरण। यानी कि विदेशी विवरण की बात करें यानी कि वह विवरण जो विदेशियों ने यानी कि विदेशी इतिहासकार जो समय समय पर भारत में आए और समय समय पर भारत में आकर इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जो ग्रंथ लिखे, भारत की राजनीतिक स्थितियां, भारत की सामाजिक स्थितियां, भारत की आर्थिक स्थितियां और उस समय के भारत के कल्चर को देखा और उस समय के राजा महाराजाओं के राज दरबार के बारे में जो भी चीजें थी उनको देखा और भारतीय इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास किया। और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो अपनों है विदेशी इतिहासकारों के माध्यम से जो अपने को प्राप्त होती है, वही आपका कौन सा विवरण होगा, विदेशी विवरण हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं विदेशी इतिहासकार द्वारा भारतीय मैं यहां पर परिभाषा के बारे में आपको लिखना चाहूं तो परिभाषा आपकी कुछ यूं लिखी जा सकती है कि विदेशी इतिहासकार भारत की यात्रा के दौरान भारत की यात्रा के दौरान भारत की राजनीतिक सामाजिक वे आर्थिक स्थितियों के बारे में दिया गया विवरण जो है यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर बात करें महत्वपूर्ण रूप से भाई गुरुजी ऐसा कौन सा विवरण है जो कि अपने को मूल रूप से मिलता है, तो याद रखना ऐसे विवरण जैसे कि मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, एक व्यक्ति का नाम लेता हूं जिसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम भाई, हेरोडोटस। और हेरोडोटस की बात करें तो ये हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था भाई, हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम हो गया हिस्टोरिका। अब देखो, हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, इसीलिए हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस को कहा जाता है भारतीय इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जो पिता कहा जाता है वह आपके किसको कहा जाता है, वह आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। तो वैसे मैंने आपको लिखवा दिया, फिर भी अगर लिखना चाहो तो याद रखना इन्हें कहा जाता है भारत के इतिहास का यानी मैंने आपको बता दिया भारतीय इतिहास। तो संपूर्ण इतिहास की बात करें तो संपूर्ण इतिहास का जो पिता है वह किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता। हाँ, इतिहास का जो पिता है यह किसको कहा जाता है, यह हेरोडोटस को कहा जाता है। जबकि देखो, हेरोडोटस के बाद नंबर 2 पर अगर बात करें तो नंबर 2 पर जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है भाई, नंबर 2 पर एक व्यक्ति जिसका नाम है मेगास्थनीज। अब देखो, मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है, ये मेगास्थनीज आपकी अगर बात करें तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम भाई,
इंडिका। और यह आपके मेगास्थनीज भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आकर इसने जो पुस्तक लिखी वह पुस्तक लिखी इंडिका। अब ये जो इंडिका पुस्तक है, इस इंडिका पुस्तक की वजह से ही इसको भारतीय इतिहास का पिता, देखो कई जगह आपकी भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को, तो कई जगह वेदव्यास जी को कहा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल होना ही नहीं है कि आवाज की बात है, आवाज की बात है, क्या हो गया बेटा, आवाज इंडिका, आरडी कुरैशी, आवाज की बात है सर। जय देवनारायण। हमें जितने बच्चे एक बार लाइव जुड़े हैं सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें सर। ठीक है, इधर देखो भाई, इंडिका पुस्तक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आपके भारतीय इतिहास का, या भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक, इतिहास का जो जनक है यह किनको कहा जाता, ये मेगास्थनीज को कहा जाता है। जबकि देखो आपसे पूछा जाए इतिहास का पिता, इतिहास का जनक, तो आपका हेरोडोटस हो गया, जबकि भारत के इतिहास का अगर पिता कहा जाए तो भारत के इतिहास का मेगास्थनीज को कहा जाता है। देखो इसके अलावा भी आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार की बात करें तो वहां पर आपका फाहियान नामक, यानी कि एक विदेशी इतिहासकार आता है जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था, फाहियान। और ये फाहियान जो है ये एक प्रकार का आपका चीनी यात्री था, और फाहियान ने भारत में आकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था यानी कि क्या नाम था, ये देखो, फोकोकी, यह पुस्तक लिखी। और इसमें भी अगर बात करें तो यह आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, यानी मेगास्थनीज की बात करें तो यह आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में आया भाई, यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यह मौर्य राजवंश के काल में आया। जबकि फाहियान यह आपका चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि गुप्त काल में आया। कब आया भाई, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, यानी कि यह आपका गुप्त काल में आया। इसलिए यहां से जो जानकारी मिलती है यह आपको किसकी जानकारी मिलती है, यहां से आपको गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। कैसी जानकारी मिलती है, गुप्तकालीन जानकारियां आपको मिलती है। गुप्तकालीन जानकारी जो है आपको कहां से मिलती है, यह आपके फाहियान के ग्रंथ फोकोकी से आपको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जबकि देखो हर्षवर्धन के काल में एक और इतिहासकार आता है जिसका नाम अपन बात करते हैं हेनसांग। क्या नाम है भाई, हेनसांग। आपका यहां पर हेनसांग जो है यह आपका हर्षवर्धन के काल में आता है। तो हेनसांग की जो पुस्तक है इसकी बात करें तो हेनसांग जो है हर्षकालीन भारत में आता है, और इसकी जो सीयू की पुस्तक है लिखी गई थी। यानी हेनसांग ने पुस्तक कौन सी लिखी, तो पुस्तक का नाम था सीयू की। और इसमें जो जानकारी मिलती है यह आपके हर्षकालीन भारत की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है भाई, हर्षकालीन भारत की जानकारी क्या है आपको यहां पर उपलब्ध है। यानी हर्षकालीन भारत की जानकारी जो है यह आपको कहां से मिलती है, यह आपको हेनसांग की सीयू की पुस्तक से आपको क्या मिलती है, यहां से जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है भाई, इसके अलावा भी और क्या क्या पढ़ना है गुरुजी, देखो एक दो और बात करें, जैसे एक व्यक्ति आया था इब्न बतूता, और इब्न बतूता की बात करें तो यह आपके तुगलक काल की बात करें, महमूद तुगलक। यानी आगे बढ़ते हैं, देखो इधर एक इतिहासकार की बात कर लेते हैं और जिसका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है भाई, इब्न बतूता। और यह जो इब्न बतूता है यह आपका जो भारत आता है और यह जो ग्रंथ लिखता है, इस ग्रंथ का नाम है रहला ग्रंथ। क्या नाम लिखा, ग्रंथ का नाम है रहला ग्रंथ। और रहला ग्रंथ किसने क्या की थी, रचना की थी। देखो बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ने हैं, अपने को बिल्कुल जीरो से लेकर शुरुआत करनी है, और जीरो से लेकर हीरो तक है। शिवानी की आवाज इस क्लास में ये तगड़ी और बाकी नहीं आ रही थी, क्या काइन लिखे यार, क्यूट बॉय, क्या हो गया। हाँ, क्लास की इतिहास पढ़े तो राजस्थान और भारत की पढ़ रहे, उसका एक पद शब्द लिखा। भूता की बुक रहेला। हाँ देखो बिल्कुल आप सभी लगातार जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बिल्कुल जीरो से बेसिक से लेकर अपन टॉप लेवल तक अपना अध्ययन कर रहे हैं। जितने भी बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्लास को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करें। और जो नए बच्चे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, यानी कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो इब्न बतूता जो है ग्रंथ लिखता है रहला ग्रंथ है, और इसकी बात करें रहला ग्रंथ जो लिखता है इसकी बात करें भाई यह आपकी किसके बारे में तो जानकारी मिलती है, तो यहां से जो जानकारी मिलती है यह आपको तुगलक काल की जानकारी मिलती है। किसके काल की, तुगलक काल की। यहां से आपको क्या मिलती है, तुगलक काल की जानकारी मिलती है। यानी कि महमूद बिन तुगलक की बात करें, महमूद बिन तुगलक की बात करें तो यह आपके इस समय क्या था, महमूद बिन तुगलक आपका शासक था, इसके काल में आता है आपका कौन है, इब्न बतूता, यानी महमूद बिन तुगलक। और महमूद बिन जो तुगलक है यह आपका यहां पर आता है। देखो महमूद बिन तुगलक की जो नीतियां थी वह बहुत आप सब जानते हो हंसिया मजाक वाली जो नीतियां थी यह आपकी किसकी है, महमूद बिन तुगलक की आपकी नीतियां हैं। ठीक है बिल्कुल,
ठीक है, आगे अब देखो अपन बात करें, अगली बात करें, अपन ने जो साक्ष्य थे, यानी कि मैंने आपको जो साक्ष्य पढ़ाए थे, मैंने आपको साक्ष्य बताई कि भाई साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मैंने आपको साक्ष्य बताए थे। नंबर 1 साक्ष्य मैंने आपको बताया पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य में अपन ने बिल्कुल एकदम बेसिक से इसका क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। जबकि दूसरा साक्ष्य मैंने बताया आपको साहित्यिक साक्ष्य, और इस साहित्यिक साक्ष्य का भी अपन ने क्या कर लिया, बिल्कुल अध्ययन कर लिया है। अगला साक्ष्य मैंने आपको बताया था साहित्यिक साक्ष्य के अलावा आपको विदेशी विवरण, कौन सा विवरण बताया, विदेशी विवरण। यानी कि इन तीनों साक्ष्यों का अपन अब क्या कर चुके हैं, बिल्कुल अध्ययन कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करने के बाद अब अपन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये रहा आपका, देखो मैं इतिहास के ऊपर वापस आपको लेकर जाना चाहता हूं। देखो अब तक की जो क्लास थी उसमें अपन ने बिल्कुल इतिहास को बेसिक से पढ़ा है कि इतिहास शब्द का मतलब क्या था। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री का उद्भव कहां से हुआ, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास किसको कहते हैं, और इतिहास के लिए क्या क्या चीज जरूरी थी, उन चीजों का अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब अपन बिल्कुल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपन इतिहास का वर्गीकरण करें कि भाई इस इतिहास को कितने रूपों में बांटा जा सकता है। तो याद रखना, इतिहास को बांटा जा सकता है आपकी मूल रूप से 3 भागों में। कितने भागों में? तो इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से अपन मूल रूप से कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 की बात करें तो इसको अपन बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, ये लो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। नंबर 2 की बात करें तो इसी को अपन बांटते हैं भाई आद्य ऐतिहासिक काल। किस रूप बांटते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, ये लो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 की बात करें इसी को अपन कहते हैं ऐतिहासिक काल, यानी कि तीसरा जो काल यानी पॉइंट है यह है आपका क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। यानी कि इतिहास को कुल रूप से अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया, तो इतिहास को अपन ने टोटल डिवाइड किया 3 भागों में। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो होता क्या है प्राग ऐतिहासिक काल, और होता क्या है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और क्या होता है आपका ऐतिहासिक काल। इन तीनों ही बिंदुओं की अपन क्या करने वाले, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि एक ऐसा काल है जिसकी अपने को कोई भी किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, और जिसकी कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह आपका काल कौन सा हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। यानी कि जहां पर सारी की सारी जो जानकारी है वह अपने को पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर जहां निर्भर रहना पड़े, ऐसा जो इतिहास का काल है वह काल तो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। सभी बच्चे एक बार भाई क्लास को शेयर कर दे और लाइक जरूर कर दे। सभी जितने भी बच्चे लाइव है एक बार लाइक जरूर कर दे भाई। इधर देखो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक जो काल है यानी कि जहां पर अपने को लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी कि ऐसा काल है जिसकी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसकी लिखित जानकारी क्या नहीं है भाई, उपलब्ध नहीं है। ऐसा काल कौन सा काल कहलाया, प्राग ऐतिहासिक काल। यानी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक बात है, कोई बात नहीं उपलब्ध है, लेकिन लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है तो ऐसे काल की अपने को जानकारी मिलती कहां से भाई, तो ऐसे काल की जो जानकारी है अपनी को मिलती कहां से, तो पुरातात्विक जो साक्ष्य अभी अपन ने पढ़े उन पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से ही अपने को इस काल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो याद रखना पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध, याद रखना केवल कौन से साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध। ऐसा काल है जिसके केवल अपने पास कौन से साक्ष्य उपलब्ध है, खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, वस्तुओं के माध्यम से अपने को अंदाजा लगाना पड़ता है। ऐसा काल कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। जबकि देखो दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि वह काल है जिसके अपने पास क्या है भाई, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अब तक पढ़ा नहीं गया, यानी कि वह काल है, मैं लिख देता हूं यहां पर है कि वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए, लेकिन क्या नहीं किए गए, पढ़े नहीं गए। यानी कि ऐसा काल जिसके साक्ष्य तो अपने पास लिखित रूप में भी उपलब्ध है लेकिन आज तक उन साक्ष्यों को पढ़ा ही नहीं गया। अरे जो साक्ष्य अब तक पढ़ा ही नहीं गए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। वहां से अपने को बहुत सारी जो मुद्राएं हैं वहां की जो मोहरें हैं उनके ऊपर से लिपि तो प्राप्त हुई है लिखी हुई, लेकिन उस लिपि में क्या लिखा गया यह आज तक किसी ने भी बहुत सारे अथक प्रयासों के बाद पढ़ नहीं पाए। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं आद्य ऐतिहासिक काल में आपकी कौन सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
तो यह आपके कौन से काल की हो गई, यह आद्य ऐतिहासिक काल की हो गई है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अगली बात करें ऐतिहासिक काल, यानी ऐतिहासिक काल में देखो यहां तक याद रखना, यह तो आपके कौन सा काल हो गया, यह आपका अब तक का, यह इधर आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, यह आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, यह आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखो ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहां पर जो जानकारी है यह अपनी लिखित जानकारी उपलब्ध है, यानी मैं राइट का टिक लगा रहा हूं, मान लेना लिखित जानकारी क्या उपलब्ध है, और इसको जानकारी को क्या कर लिया गया, पढ़ भी लिया गया, पढ़ भी लिया गया, पढ़ भी लिया, पढ़ भी लिया गया, पढ़ भी लिया गया है। ठीक है, देखो जानकारी भी उपलब्ध है और पढ़ भी लिया गया है, यानी कि वह काल जिसकी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध है और जो जानकारी है इनको पढ़ भी लिया गया है, तो ऐसा काल अपना कौन सा काल, अपना ऐतिहासिक काल। अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल, इनकी प्रत्येक काल की अपन क्या करने वाले, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यानी पहला ही पहला आपका काल कौन सा हो गया, यह काल हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल। तो मैं यहां पर बात करता हूं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, हासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ये लो प्राग ऐतिहासिक काल की चर्चा करें। यानी कि मैंने आपको अभी भी बता दिया कि एक ऐसा काल जिसके अपने पास क्या नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसा काल तो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। एक बार सभी बच्चे भाई लाइक कर दे क्लास को, शेयर जरूर करें भाई, शेयर करो देखिए क्लास को। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल, यानी कि उस काल की अपन प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इस काल को उद्घाटित करने के श्रेय, यानी कि इस काल को उद्घाटित, यानी कि इस काल के बारे में जानकारी देने वाला पहला जो व्यक्ति था वह कौन था, तो उद्घाटित करने का जो श्रेय है यह किसको जाता है, उद्घाटित करने का श्रेय आपका किसको जाता है, तो इसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा करे लेते हैं। यानी कि इस काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर प्राइम रोज को, यानी कि डॉक्टर प्राइम रोज जो है, ये डॉक्टर प्राइम रोज, और डॉक्टर प्राइम रोज ने इस काल के बारे में सबसे पहले अपने को क्या दी, डॉक्टर प्राइम रोज ने इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी उपलब्ध करवाई। अब बताओ गुरुजी, आपके डॉक्टर प्राइम रोज ने यह जानकारी कहां से उपलब्ध करवाई, तो देखो बात करें 1842 की, कब की बात कर रहा हूं, 1842 ईस्वी की बात करूं तो आपका, मैं राज्य की बात करूं कर्नाटक की, 1842 में कर्नाटक की बात करें तो इस कर्नाटक का एक जिला है रायचूर जिला, कौन सा जिला, रायचूर जिला, और रायचूर जिले का एक जगह पड़ती है लिंग सुगर, कौन सी जगह पड़ती है भाई, लिंग सुगर जगह। यानी कि बात करें कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर के लिंग सुगर नामक स्थान से बहुत सारी पत्थर की क्या प्राप्त हुई, अपने को मूर्तियां प्राप्त हुई, यानी लिंग सुगर नामक स्थान से, लिंग सुगर नामक स्थान से बड़ी संख्या में पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त, यानी कि एक ऐसे काल की बात कर रहे हैं अपने कि अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल में ही आपके डॉक्टर प्राइम रोज की बात करें, इनको 1842 ईस्वी की बात करें तो यहां पर कर्नाटक के रायचूर जिले में और लिंग सुगर नामक स्थान पर आपके बहुत सारे पाषाणकालीन जो क्या प्राप्त हुए, उपकरण प्राप्त हुए। अब देखो पाषाणकालीन जो उपकरण यानी कि औजार की बात करें प्राप्त हुए, कौन कौन से प्राप्त हुए, जैसे देखो पत्थर के तीर, यानी कि मैं जैसे आपका यहां पर उदाहरण देके आपको बता देता हूं, यानी कि कौन कौन से, जैसे देखो जैसे की बात करें कौन कौन से प्राप्त हुए, जैसे देखो पत्थर के तीर प्राप्त हुए, यानी कि ये लो पत्थर के तीर, यानी पत्थर के तीर के अलावा और क्या क्या प्राप्त हुआ, जैसे छुरे, जैसे फलक, यानी कि खुरचनी, यानी कि यहां देख लेना, जैसे छुरे के अलावा जैसे फलक के अलावा जैसे खुरचनी आदि, मतलब आपकी खुरचनी, और खुरचनी के अलावा जैसे यानी कि आपका हस्त कुठार, ये बहुत सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई। जैसे देखो यहां पर लिख देता हूं हस्त कुठार, यह हस्त कुठार, यानी कि यह कई सारी चीजें यहां से अपने को क्या हुई, प्राप्त हुई। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में अपने को लिंग सुगर नामक स्थान से ऐसी कई सारी अपने को क्या प्राप्त हो गई, वस्तुएं प्राप्त हो गई। अब जैसे ही इन वस्तुओं को प्राप्त किया तो अपन ने देखा कि ये पत्थरों के औजार प्राप्त हो रहे हैं, ना तो लोहे के प्राप्त हो रहे हैं और ना ही आपके बात करें आपकी कांसे के प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये बहुत पहले की बातें चल रही है। अब पहले की बातें चल रही है तो आपसे पूछा जाए किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हो रहे थे, तो इधर देखना मैं आपको कुछ उपकरण बता रहा हूं। जैसे देखो पाषाण काल की बात करें, यानी कि यह देखो यहां से क्या प्राप्त हुए, इस प्रकार के आपके क्या हुए, पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। यानी कि जैसे देखो यह आपका एक इस प्रकार का क्या बना हुआ है, यह इस प्रकार का एक पत्थर बना हुआ है, और यह जो पत्थर का एक प्रकार का क्या है, यह एक मोटा पत्थर है, और बड़े बड़ी आकृतियों वाले आपको यहां से क्या प्राप्त हुए, यह इस प्रकार से क्या प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यह किस काल के,
तो यानी कि इनका आकार की बात करें तो आकार में बहुत बड़े, आकार में क्या थे भाई, बहुत बड़े, आकार में बहुत बड़े क्या थे, बड़े पत्थरों के औजार, बहुत बड़े पत्थरों के औजार प्राप्त हुए, पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। ठीक है, देखो बहुत बड़े पत्थरों के क्या प्राप्त हो गए, औजार प्राप्त हुए। ये देखो अलग अलग शेप में, ये यहाँ पर आपका धीरे धीरे देखो ये है, यहाँ पर भी पाषाणकालीन ये आपका क्या पत्थर है, और इस प्रकार का एक पत्थर का क्या प्राप्त हुआ, औजार प्राप्त हुआ। ये देखो यह भी आपका एक पत्थर का औजार है, इस प्रकार से यह आपका पत्थर का क्या प्राप्त हुआ, औजार। यानी कि इस प्रकार के कई सारे आपके लिंग सुगर से क्या प्राप्त हुए, इस प्रकार के आपके पत्थरों के क्या प्राप्त हुए, औजारे प्राप्त हुए। ठीक है गुरुजी, और क्या क्या प्राप्त हुआ, तो और देखो और आगे अपन चर्चा करते हैं। इधर देखना, ये देखो ये आपके इस प्रकार के, यह आपके देखो पूरा पाषाण काल के, अभी अपन बात करने वाले पूरा पाषाण काल। ये देखो ये हस्तकुठार है, यानी कि यह आपका हस्तकुठार है, यह भी यहां से लिंग सुगर से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। यानी कि पहली बार लिंग सुगर से, यानी कि लिंग सुगर से आपका कौन सा कुठार, लिंग सुगर से आपका हस्तकुठार प्राप्त होता है। फिर आगे कालांतर में ये आपके दांतिया, ये आपके घड़े वगैरह, ये कटोरी वगैरह, ये आपके सारे पत्थरों से क्या प्राप्त हुए, आपको औजार प्राप्त हो जाते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको प्राप्त हो गए, अब तक की बात ठीक थी। लेकिन अपन वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये देखो अपन यहां पर आ चुके हैं, वापस अपन आगे बात करें कि गुरुजी देखो यहां से बहुत सारे क्या प्राप्त हुए, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की इस जगह से, यानी कि इस काल में बहुत अधिक, इस काल में बहुत अधिक मात्रा में पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया। कौन सा काल कहा गया भाई, पाषाण काल कहा गया, पाषाण काल कहा गया। ठीक है, देखो इस काल से आपको क्या प्राप्त हुए, बहुत अधिक पत्थरों के, यानी पत्थर यानी भाटा यानी पाषाण, यानी कि बात पत्थर कोई पाषाण कहा गया है, पत्थरों को राजस्थानी मारवाड़ी में भाटा कहा जाता है, यानी कि भाटे बहुत अधिक पत्थर प्राप्त हुए, इसीलिए इसको अपन ने क्या कह दिया, इसीलिए अपन ने इसको कह दिया पाषाण काल। अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना भाई, प्राग ऐतिहासिक काल को अपन ने जाना पाषाण काल के रूप में। किस रूप में जाना, इसी को पाषाण काल के रूप में जाना है। तो इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये अब देखो पाषाण काल को अलग अलग हिस्सों में अपन आगे जाके क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इधर देखो एक बार हम जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को जितने जुड़े हुए हैं लाइक कर दें, और सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें भाई। ठीक है ना, सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दो, जो नए बच्चे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, इधर देखो अगला पॉइंट, अब देखो बात कर रहे हैं पाषाण काल की। कौन से काल की बात कर रहा हूं, पाषाण काल की। ये लो इस प्रकार से आपका कौन सा काल है, पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल का, और इसी पाषाण काल को आगे जाकर अपन ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया भाई। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसी पाषाण काल को भी अपन ने आगे जाकर 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। अब देखो यह कौन कौन से भागों की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर बात करें तो नंबर 1 जो काल डिवाइड किया गया, इसको कहा गया पूरा पाषाण काल। क्या कहा गया भाई, पूरा पाषाण काल के नाम से इसको जाना गया। और बीच वाला जो यानी कि काल रहा, यह आपका मध्य पाषाण काल कहलाया। क्या कहलाया भाई, मध्य पाषाण काल कहलाया, ये मध्य पाषाण काल। जबकि देखो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जबकि अंतिम जो काल कहलाया पाषाण काल का, यह आपका नव पाषाण काल कहलाया। किस नाम से जाना गया, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के नाम से जाना गया। बिल्कुल ठीक है। अब देखो पाषाण काल को अपन ने 3 हिस्सों में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों ही कालों को यानी कि एक ही काल को अपन ने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड तो कर दिया। जैसे सबसे पहले पाषाण काल की बात करें तो उसमें सबसे बड़े आपके पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। फिर मध्य वाले में थोड़े से आपके छोटे आकार के पत्थरों के यानी कि पत्थरों के जो औजार है वो थोड़े छोटे हो गए। फिर आगे की बात करें यानी कि नव पाषाण काल में बिल्कुल पत्थरों के औजार जो है बिल्कुल नुकीले और छोटे होने लगे। लेकिन अब देखो महत्वपूर्ण बात है कि इन प्रत्येक काल के जो साक्ष्य है यह कहां से प्राप्त होते हैं। तो जैसे देखो एक आपकी बात करें, इधर की बात करें, पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यह आपके साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, यह आप सबको पता है कि यह आपके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। तो यहां से याद रखना, एक गुफा है आपकी भीमबेटका गुफा। कौन सी गुफा की बात कर रहा हूं, गुफा का नाम है भीमबेटका गुफा। यह भीमबेटका जो गुफा है, यह आप सबको पहली बात तो पता है, यह कहां पर पड़ती है, यह एमपी में पड़ती है। और इसी भीमबेटका गुफा से नव पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि भीमबेटका गुफा, यह भीमबेटका गुफा जो है इसके यानी भीमबेटका गुफा से ही आपके किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं,
नव पाषाण काल के भी प्राप्त होते हैं, जबकि पूरा पाषाण काल के भी यहां से क्या प्राप्त होते हैं, आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पूरा पाषाण काल के आपको डीडवाना की बात करें तो जो डीडवाना है ये आपका डीडवाना नागौर में पड़ता है। भाई कहां पर पड़ता है, जिला नागौर राजस्थान में आपका यह स्थान पड़ता है। जिला नागौर राजस्थान से, डीडवाना से, जायल से, इसके अलावा आपके बूढ़ा पुष्कर से, कई स्थानों से यहां से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे डीडवाना के अलावा जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं जायल की बात करूं तो ये जायल भी आपका कहां पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है। इसके अलावा एक आपका स्थान पड़ता है बूढ़ा पुष्कर स्थान, और बूढ़ा पुष्कर या पुष्कर कहें तो यह आपका स्थान पड़ता है जिला अजमेर में, और यह तीनों के तीनों स्थान जो है यह आपके कहां पर पड़ते हैं, ये राजस्थान में पड़ते हैं। भाई कहां पर पड़ते हैं, राजस्थान में पड़ते हैं। जबकि मध्य पाषाण काल के अवशेषों की बात करें तो मध्य पाषाण काल के जो अवशेष है ये देखो आपके एक तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण यहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, बागौर भीलवाड़ा से, सांबर से, यहां से कई जगह स्थान से। यानी कि जैसे मैं आपको एक स्थान बताता हूं आजमगढ़, आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ के अलावा एक स्थान पड़ता है आपका चिराद है। कौन सा स्थान है, एक स्थान है आपका चिराद। चिराद के अलावा एक आपका जो स्थान पड़ता है यह पड़ता है मदहद, यानी मदहद या मरहद। मदहद जो स्थान है यह भी आपका यूपी का स्थान है भाई, मदहद, मैं लिख देता हूं मदहद। ये मदहद है और चिराद है, ये आजमगढ़, ये तीनों स्थान आपके कहां पर पड़ते हैं, यह आपके यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं भाई। यह आपके राजस्थान हो गया और यहां पर आपके ये उत्तर प्रदेश में हो गया। इसके अलावा यहां पर राजस्थान से भी कई सारे अवशेष प्राप्त हुए, जैसे बागौर की बात करें, सांबर की बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये लो बागौर। बागौर जो स्थान है ये आपके राजस्थान के जिला भीलवाड़ा से, यानी कि भीलवाड़ा पड़ता है आपका राजस्थान में, जिला भीलवाड़ा में बागौर से आपके मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा भी देखो एक जगह पड़ती है सांबर, यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा ऊपर करके सांबर, और ये जो सांबर पड़ता है यह सांबर पड़ता है आपका जिला जयपुर में। यहां से भी आपके मध्य पाषाण काल के क्या प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो आपके बात करें नव पाषाण काल की तो नव पाषाण काल के जो साक्ष्य है, नंबर 1 भीमबेटका गुफा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे बुर्जहोम है, हाँ गुप्त का बुर्जहोम की बात करें, ये लो नंबर जो 2 पर है, यानी एक स्थान पड़ता है बुर्जहोम में, और बुर्जहोम जो स्थान पड़ता है यह आपका जेके यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल के यहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जबकि देखो एक स्थान है गुप्त कराल और एक आप क्या मैंने बता दिया, यानी कि एक स्थान और याद रख लेना आप, गुप्त कराल। ये जो गुप्त कराल स्थान है, ये गुप्त कराल स्थान की बात करें तो यह भी आपका कहां पर पड़ता है, यह भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इन सभी स्थानों से जो आपके हैं यह अलग अलग अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी पूरा पाषाण काल के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, तो भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा डीडवाना जो नागौर में है, जायल जो कि आपका नागौर में है, बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में राजस्थान में है, और इसके अलावा मध्य पाषाण काल के आजमगढ़ के चिराद, मेहर, मदहद यह आपका उत्तर प्रदेश, जबकि बागौर, भीलवाड़ा, सांबर, जयपुर यह आपका कहां पर पड़ता है, राजस्थान के स्थान है। यहां से भी आपके मध्य पाषाण काल के क्या प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं भाई। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, नव पाषाण काल, भीमबेटका गुफा, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर और गुप्त कराल जम्मू कश्मीर, यहां से भी आपके क्या होते हैं, नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको अलग अलग स्थानों की अलग अलग क्या करवाते हैं, शेयर करवाते हैं। यानी कि सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले कौन सा काल, पूरा पाषाण काल की अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। इधर देखो यह रहा आपका कौन सा काल है, यह आपका काल रहा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस काल की अपन चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करें, ये पूरा पाषाण काल यानी कि एक ऐसा काल की अपन चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ऐसा काल है जिस काल की बात करें जहां पर आदि मानव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यानी कि आदिम मानव की उत्पत्ति होती है अफ्रीका महाद्वीप से, यानी पूरा पाषाण काल में ही आपकी किसकी उत्पत्ति होती है भाई, यहां पर आदि मानव की उत्पत्ति। और आदि मानव की जो उत्पत्ति होती है, यह उत्पत्ति आपकी कहां से होती है भाई, यह उत्पत्ति आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होती है। कहां से होती है भाई, अफ्रीका महाद्वीप से होती है। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे पहले आपको जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि मानव का जो वास्तविक जो संरचना है, यह पहली बार बंदर से या चिंपांजी से जो इंसान बना, जो पहली बार इंसान या मनुष्य जो बना, वह आपका एक कैटेगरी यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए वह आपकी कौन सी कैटेगरी के, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कैटेगरी है इसके आपके अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, यह अवशेष जो है यह आपके अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त होते हैं। अब देखो मानव के विकास के कालक्रम की आपको थोड़ी सी कहानी समझा देता हूं। इधर देखना, यह जैसे एक संरचना है, यह संरचना मानव विकास के कालक्रम को लेकर है। देखो वैसे मानव विकास कालक्रम की अगर बात करें तो मानव विकास में सबसे पहली जो कड़ी आती है वह आती है आपकी प्राइमेट। देखो मैं आपको बिल्कुल एक सादा पेज पे पहले समझा देता हूं, फिर आपसे चर्चा करते हैं। इधर देखो
पहली पहली जो कैटेगरी आती है मानव विकास के कालक्रम में वह प्राइमेट, यानी कि पहली बार कि बंदरों में पहली बार इंसान के जो गुण दिखाई देने लगे वे प्राइमेट कैटेगरी में दिखाई देने लगे। इसके अलावा प्राइमेट के बाद अगली जो कैटेगरी आती है वह आती है आपकी होमिनीड यानी होमिनोइड, होमिनोइड। और होमिनोइड कैटेगरी में पहली बार इसके अवशेष दिखने शुरू होते हैं। अगला पॉइंट, होमिनोइड के बाद जो अगली कैटेगरी आती है वह आती है होमिनीड। कौन सी कैटेगरी आती है? होमिनीड। और होमिनीड के बाद अगली जो कैटेगरी आती है वह आती है आपकी होमिनीड के बाद है आपकी रामापिथेकस। कौन सी कैटेगरी? रामापिथेकस, रामापिथेकस। और रामापिथेकस कैटेगरी के बाद अगली जो कैटेगरी आती है यह कैटेगरी आती है आपकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सी कैटेगरी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद, यह देखो अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इधर समझाना चाहता हूं। अगली कैटेगरी आती है आपकी होमो। अब ये जो होमो है ये आपके तीन प्रकार के हैं, यानी कि पहली होमो में है होमो हैबिलिस। कौन सी कैटेगरी है भाई? होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस जो कैटेगरी है इसके बाद आपसे पूछा जाए कौन सी कैटेगरी, तो होमो अरेक्टस। कौन सी कैटेगरी? होमो अरेक्टस, होमो अरेक्टस कैटेगरी। और होमो अरेक्टस के बाद अगली जो लास्ट कैटेगरी है यह आपकी होमो सेपियंस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? होमो सेपियंस कैटेगरी, होमो सेपियंस कैटेगरी। यानी वर्तमान मानव को वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो वह भी आपका क्या है भाई? होमो सेपियंस कैटेगरी है। यानी होमो सेपियंस वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम है। यानी वर्तमान मानव या आधुनिक जो मानव है, यानी कि हम और मैं और तुम आप सभी जो लोग हैं अपन सभी कौन सी कैटेगरी के हैं? तो अपन सभी होमो सेपियंस कैटेगरी के हैं। तो याद रखना यह मानव निर्माण के कालक्रम की, यानी कि पहली बार मानव बंदर था और बंदर से पहली बार अगर थोड़े बहुत जो गुण दिखाई दिए कि मानव बन रहा है बंदर, उस कैटेगरी को प्राइमेट। उसके बाद होमिनोइड आई, फिर होमिनिड आई। यानी कि थोड़ा थोड़ा आपके समय के साथ साथ इनमें क्या होने लगा? बदलाव होने लगा। दिनों दिन यह इनकी जो प्रतिक्रिया है बढ़ने लगी। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैटेगरी की बात करें तो यह अपने यानी कि दो पैरों पर चलना शुरू करने वाली जो कैटेगरी थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैटेगरी है। और इसके बाद आपकी धीरे धीरे विकास करती गई और वर्तमान मानव आपके सामने निकल कर आ गया। अब मैं आपको वो आपका डायग्राम दिखाने वाला हूं। इधर देखो, सबसे पहली यहां पर जो कैटेगरी है यह आपकी ये रही, यानी कि यह जो कैटेगरी है यह आप कह सकते हो रामापिथेकस। कौन सी कैटेगरी? रामापिथेकस कैटेगरी आप इसको कह सकते हो, रामापिथेकस कैटेगरी। इसके बाद अगली जो कैटेगरी आई यह आपके सामने निकल कर आई, इसको आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैटेगरी। कौन सी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैटेगरी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैटेगरी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद यह आपकी कैटेगरी है होमो हैबिलिस। कौन सी भाई? हाँ भाई, ये देखो ये बीच में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद यह आपकी होमो, और होमो श्रेणी के बाद होमो की जो तीन अलग अलग रूपांतरण थे उसमें होमो हैबिलिस, ये रही होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस कैटेगरी। और होमो हैबिलिस कैटेगरी के अलावा यह आपकी रही होमो अरेक्टस, यानी कि यह आपकी कैटेगरी कौन सी हो गई? होमो अरेक्टस। और होमो अरेक्टस के बाद आपकी जो अगली कैटेगरी रहती है यह आपकी रहती है होमो सेपियंस। यह आपकी यानी कि वर्तमान मानव, यानी होमो सेपियंस जो है ये होमो सेपियंस आपका वर्तमान मानव आप कह सकते हो, यानी कि इसको अपन कहेंगे आधुनिक मानव। क्या कहने वाले भाई? इसी को कहने वाले आधुनिक मानव। यानी आधुनिक मानव जो है इसको अपन किस रूप में जानते हैं? इसको अपन होमो सेपियंस के रूप में जानते हैं। तो यह देखो पहले आपका यहां पर बिल्कुल एकदम पैरों पर नहीं चल रहा है, यानी कि आपके हाथ जो है हाथों से इस प्रकार से झुककर जो चलने वाला है, फिर थोड़ा सा सीधा हुआ यानी कि इस प्रकार से थोड़ा सा सीधा होकर चल रहा है, फिर बिल्कुल एकदम टांगे अभी भी मुड़ी हुई है इस प्रकार से चलने वाला, फिर थोड़ा सा और सीधा हुआ, फिर थोड़ा सीधा हुआ। और वर्तमान का जो मानव यानी बिल्कुल जेंटलमैन जो है इस बालों को संवारते हुए दाढ़ी मूंछ रखकर जो आपका जो चलने वाला मानव बना, यह कौन सा मानव बना? यह आपका आधुनिक मानव बना। तो इस प्रकार की यह जो कैटेगरी है यह आपकी बढ़ती चली गई। अगला देखो, अब अपन इसमें पाषाण काल में वापस आते हैं। पाषाण काल में और कौन कौन सा फैक्ट अपने को पढ़ना है? देखो यह पाषाण काल अपन यहां पर पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल ये रहा, यहां पर आ गए वापिस। देखो इसके अलावा आदि मानव की अपन ने उत्पत्ति करवा दी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस समय आदि मानव की बात करें, जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी भाई। कैसी स्थिति थी? इन आदि मानव की स्थितियां बहुत बिल्कुल क्या थी भाई? दयनीय स्थिति थी, बिल्कुल ये लोग दयनीय स्थिति थी। ये बिल्कुल यायावर प्रकार के थे, घुमक्कड़ प्रजाति के क्या थे? लोग थे। बिल्कुल इधर देखना भाई, यह जो लोग थे ये इनकी जो स्थितियां थी यह यायावर या मैं कह सकता हूं घुमक्कड़ स्थितियां थी। कैसी थी भाई? घुमक्कड़ स्थितियां थी, घुमक्कड़ स्थिति, ये लोग घुमक्कड़ स्थिति हो गई।
यानी कि अभी भी यायावर यानी कि एक स्थान पर नहीं टिकते थे। यह मानव जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहा करते थे, दयनीय स्थिति थी, यानी कि खाने पीने का कोई सवाल नहीं था। जब कभी भी इनको खाने की इच्छा होती, कोई स्थायी कृषि नहीं करते, ना कोई पशुपालन कर रहे थे। यह लोग क्या करते, केवल शिकार पर डिपेंड रहते, जंगलों में जाते शिकार करते और जो मिलता उसको क्या कर लेते, निगल लेते। जितने भी बच्चे एक बार लाइव क्लास देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दें और एक बार अंतिम रूप से आप शेयर कर दें, और जितने भी बच्चे नए जो देख रहे हैं वे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो अपन ने बात की यहां पर शिकार, यानी कि यह लोग क्या कर रहे थे, अब घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, स्थायी निवास नहीं कर रहे, यानी कि क्या करते हैं, शिकार पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि शिकार हेतु इन्होंने क्या किया, शिकार तो करते ही हैं, तो शिकार हेतु औजारों का निर्माण, यानी किसका निर्माण किया, औजारों का निर्माण, यानी कि सबसे पहले औजारों के निर्माण का जो आइडिया आता है यह कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में। जबकि याद रखना इनके औजार बड़े हुआ करते थे। इनके औजार कैसे हुआ करते थे, इनके औजार बड़े होते थे, यानी कि बड़े होते थे। यानी देखो मैं आपको थोड़ा सा अभी आइडिया देने वाला हूं कि बड़े इनके क्या हुआ करते थे, औजार हुआ करते थे। और ये लोग समूह में भी नहीं रहते थे, यानी कि इसमें नहीं रहते, समूह में निवास नहीं करते थे, समूह में निवास भी नहीं करते, समूह में निवास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, समूह में निवास नहीं करते थे, ठीक है, समूह में निवास नहीं करते। इसके अलावा और कुछ गुरुजी याद रखना है क्या, हाँ बिल्कुल, यह इस समय क्या हुआ करते थे, ये इसी समय में किससे परिचित हुए भाई, आग से परिचित हुए। देखो आग से क्या हो गए, परिचित तो हो गए, परिचित तो हुए लेकिन प्रयोग नहीं, लेकिन आग का क्या नहीं किया, लेकिन आग का प्रयोग नहीं किया, आग का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया भाई, आग का प्रयोग नहीं किया। देखो परिचित तो हो गए, बिल्कुल मान लिया परिचित हो गए, लेकिन आग का प्रयोग इन्होंने अभी तक नहीं किया था। अब देखो औजारों की बात करें, देखो यह आपके सामने कुछ इस प्रकार के औजार है। देखो यह औजार बिल्कुल देखो बड़े औजार है, जैसे एक ये आपका औजार रहा, यह आपका एक औजार रहा, यह आपका औजार, यह आपका औजार, यह जो औजार है यानी कि बड़े औजार आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां तक के जो औजार है, यह औजार आप कह सकते हो कि यह जो औजार है यह आपके कौन से काल के कहलाएंगे, यह आपके पूरा पाषाण काल के, कौन से काल के, पूरा पाषाण काल के औजार, पूरा पाषाण काल के औजार। जबकि देखो आगे की बात करें, आगे के समय में जैसे जैसे यानी कि मध्य पाषाण काल तक बढ़ेंगे, तो मध्य पाषाण काल की तरफ जैसे ही अपन बढ़ने वाले हैं, तो मध्य पाषाण काल की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो यानी कि यह आपके जो औजार है इनका आकार बिल्कुल फिर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये देखो यह आपका औजारों के जो साइज है ये बिल्कुल छोटी हो गई, तो यानी कि यह आप कह सकते हो यह आपके कौन से काल के हो गए, ये आपके मध्य पाषाण काल के क्या हो गए, मध्य पाषाण काल के औजार हो गए। इस प्रकार से देखो यहां से ये बिल्कुल हत्था सा बना हुआ है, यहां से ये औजार को पकड़ते होंगे, यहां पर भी देखो यहां पर जिस प्रकार से बना रखा है, यहां पर भी ये पकड़ने का इस प्रकार से, यहां पर भी ये देखो पकड़ने के इस प्रकार से बना रखा है, तो यहां से ये औजारों को पकड़ते होंगे। फिर देखो अंतिम रूप से आपके औजारों का जो रूप है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। और यह आपके जो औजार है यह आपके कौन से काल के होते होंगे, यह आपके नवपाषाण काल के क्या थे भाई, नवपाषाण काल के आपके क्या थे, औजारे थे। बिल्कुल मान लिया यहां तक के ये जो औजार है यानी कि पूरा पाषाण काल के औजार, नवपाषाण काल के औजार, मध्य पाषाण काल के औजार, यह आपके इस प्रकार के क्या थे, औजारे थे। इसके अलावा देखो यह भी आपके यहां पर कुछ उपकरण दे रखे हैं, यह देखो यह आपके जो कुछ औजार है यानी कि यह आपके कौन से काल के हो गए, यह आपके पूरा पाषाण काल के, कौन सा काल के हो गए, पूरा पाषाण काल के। जबकि यह आपका देखो बीचे ये बीच वाला इनकी बात करें, यह आपके कौन से काल के हो गए, यह आपके मध्य पाषाण काल के हो गए, कौन से काल के हो गए, मध्य पाषाण काल के आपके क्या हो गए, उपकरणे हो चुके हैं। जबकि यह देखो यह अंतिम रूप से जो छोटे वाले आपको औजार दिखाई दे रहे हैं इनकी बात करें तो यह आपके कौन से काल के, नवपाषाण काल के, हाँ भाई कौन से काल की बात कर रहा हूं, नवपाषाण काल के आपके क्या हो गए, औजारे हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल यह आपकी बात हो गई। इसके अलावा भी बात करें तो इसके अलावा देखो यह आपके बीच में और भी थी सर फोटोज, हाँ भाई जैसे देखो यहां की बात करें, यह देखो बिल्कुल यहां पर मैंने आपको कहा था कि इनकी स्थितियां जो थी यह भी आपके कुछ क्या है, आपके औजार है। ये देखो ये बड़े जो औजार है ये सभी के सभी औजार जो है यह आपके कौन से काल के हैं, यह पूरा पाषाण काल के हैं भाई, कौन से काल के हैं, यह आपके पूरा पाषाण काल के क्या है, औजार है, जितने भी औजार आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखो आपके सामने यह आपके जो औजार है यानी ये देखो यह औजार धीरे धीरे यह आपके नवपाषाण काल तक आते थे, यानी नवपाषाण कालीन औजार, ये उपकरण ये नवपाषाण काल में आते आते जो औजार थे ये किस प्रकार के हो गए, इस प्रकार के हो गए, ये नवपाषाण काल। हाँ भाई यह कौन से काल के हो गए, नवपाषाण काल के। अब देखो मैंने आपको कहा था कि इनकी जो स्थितियां थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, कैसी स्थिति थी, दयनीय स्थितियां थी। अभी सर
आपका स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल की बात कर रहा हूं? मध्य पाषाण काल। हाँ भाई, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल के बाद अगला आपका कौन सा काल हो गया? अगला काल हो गया आपका मध्य पाषाण काल। अब देखो मध्य पाषाण काल की अगर चर्चा करें तो मध्य पाषाण काल में क्या क्या याद रखना, यानी कि यहां पर लोगों ने समूह में रहना क्या कर दिया? आरंभ करे दिया है, पशुपालन भी शुरू कर दिया है। यानी कि मैं यहां पर लिखवा सकता हूं आपको क्या कि लोगों ने समूह में रहना, समूह में रहना शुरू किया। समूह में रहना क्या किया? रहना लोगों ने शुरू किया। बिल्कुल, समूह में रहना क्या कर दिया? शुरू किया। जैसे देखो, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा किस प्रकार से। जैसे देखो, यहां पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है और यहां पर लोगों का ये देखो इस प्रकार से ये आपके घर बने हुए हैं और ये इस प्रकार से जो तंबू हुआ करते थे, इनमें लोग अब क्या रहने लगे? ये अपनी झुंपड़पट्टी यहां पर तान ली, यहां पर ये समूह में रहना क्या कर चुके हैं? निवास करना शुरू कर चुके हैं। तो यह आपका जो डायग्राम है यह कौन से काल का हो गया? यह आपका मध्य पाषाण काल का हो गया। कौन से काल का हो चुका है भाई? मध्य पाषाण काल में लोगों ने क्या शुरू कर दिया? समूह में रहना क्या कर दिया? समूह में रहना, समूह में निवास क्या कर दिया? शुरू करे दिया है। बिल्कुल, देखो इसी काल की बात करें तो इसी काल में आपका और क्या क्या हुआ? तो इसी काल में याद रखना, देखो मध्य पाषाण काल की चर्चा करें तो इसी काल में लोगों ने किसकी शुरुआत की भाई? इसी काल में पशुपालन की शुरुआत। हाँ भाई, कौन से चीज की शुरुआत की? तो पशुपालन की यहां पर क्या कर चुके हैं? शुरुआत कर चुके हैं। पशुपालन की शुरुआत कर दी। ठीक है, पशुपालन की जो शुरुआत की, इसमें सबसे पहला पालतू पशु, यानी पहला जो पालतू पशु है, यह पहला पालतू पशु आपका कौन है भाई? पहला पालतू पशु जिसको अपन श्वान कहते हैं। श्वान यानी कि जिसको अपन कुत्ता कहते हैं, यानी पहला पालतू पशु आपका कौन सा हुआ? तो पहला पालतू पशु आपका हुआ कुत्ता। हाँ भाई, कौन सा हुआ? कुत्ता हुआ। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार सभी बच्चे क्या कर दें? क्लास को लाइक कर दें। ठीक है भाई, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखो इसके अलावा क्या हुआ कि औजारों का जो आकार है, यानी कि औजारों का आकार पहले के मुकाबले छोटा, पहले के मुकाबले अब क्या हो चुका है? पहले के मुकाबले छोटा, यानी पहले के मुकाबले औजारों का आकार क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। इसके अलावा देखो पहली बार यहां पर बात करें तो मृतक के अंतिम संस्कार शुरू। हाँ भाई, क्या हो चुके हैं? अंतिम संस्कार क्या हो चुके हैं? शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी यह आपकी पहली बार यहां पर क्या हो चुकी है? शुरू हो चुकी है। अगला पॉइंट देखो, अगला जो काल आ चुका है यह आपका काल है कौन सा? नवपाषाण काल। बिल्कुल, नवपाषाण काल की बात करें तो यह नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल में आपको केवल 2 फैक्ट याद रखने। कितने फैक्ट याद रखने? 2 ही फैक्ट याद रखना है, ज्यादा आपको कुछ याद रखना नहीं है। और इसमें क्या याद रखना है? बिल्कुल, इसमें याद इतना सा रखना है कि इसमें अब मानव का स्थायी बसावट शुरू क्या हो चुकी है भाई? मानव की स्थायी बसावट क्या हो चुकी है? मानव की स्थायी बसावट शुरू हो चुकी है, यानी कि मानव स्थायी रूप से अब बिल्कुल एकदम विधिवत रूप से स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा भी आपको 1-2 फैक्ट और याद रखना पड़े तो क्या याद रखना पड़े कि भाई इस काल में आग का प्रयोग। हाँ भाई, क्या हुआ? आग का आविष्कार। देखो मैंने आपको बताया था कि लोग आग से परिचित तो हो चुके थे पहले ही, यानी पूरा पाषाण काल में, जबकि आग का विधिवत रूप से जो प्रयोग किया गया वह आपका कौन से काल में? यह आग का प्रयोग नवपाषाण काल में आपका प्रयोग किया गया। इसके अलावा देखो और क्या याद रख सकते हो कि इसी काल में आपकी कृषि, यानी कि किसकी बात करें? कृषि या खेतीबाड़ी की शुरुआत। कृषि या खेतीबाड़ी की जो शुरुआत है यह भी आपके कौन से काल में होती है? यह शुरुआत भी आपके नवपाषाण काल में शुरुआत इसकी होती है। इसके अलावा पहिए या तांबे का आविष्कार। पहिए या तांबे का क्या हुआ? तांबे का जो आविष्कार है यह भी आपके कौन से काल में होता है? यह भी नवपाषाण काल में होता है। मृदभांड या मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। तो ये सभी चीजें अपन ने पढ़ी। और अब जो है अपना यह जो टॉपिक था, यानी कि सामान्य जो परिचय वाला टॉपिक था, यह टॉपिक अपना लगभग पूर्ण रूप से कंप्लीट है। और जो कुछ चीजें जो अपन छोड़ रहे हैं, यानी आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, ऐतिहासिक काल की, जैसे जैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, वहां उन चीजों का अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो बाकी अपन कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।